आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है 18th सेंचुरी डिबेट या ट्रांजिशन इन द 18th सेंचुरी डिबेट या ट्रांजिशन डिबेट भी इसको बोला जाता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण। संक्रमण का अर्थ यहाँ पर इतिहास में इस बात से लिया गया है कि कैसे हम मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, भारत में अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद से हम इसको कहते हैं इट कम्स अंडर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। तो ये जो संक्रमण है यानी ट्रांजिशन है फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न, ये किस प्रकार से हुआ। और डिबेट की जब हम बात करते हैं यानी विवाद, 18वीं सदी पर विवाद है इतिहासकारों में, इस संक्रमण पर विवाद है। ट्रांजिशन जो हुआ था मिडिवल से मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसे हम एंशंट से मिडिवल में आए, ठीक है, उसमें सामंतवाद एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा थी या एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसी तरह से 18वीं सदी में जो एक ट्रांजिशन हुआ, एक बदलाव हुआ, जो कि हम मध्यकाल से आधुनिक काल में आए, उसको लेकर विवाद है इतिहासकारों में। अब प्रश्न ये है कि विवाद क्यों है। तो देखिए, 18वीं सदी की सामाजिक आर्थिक स्थिति को आपने जाना, अभी पिछला टॉपिक हमारा यही था। तो 18वीं सदी में देयर वर डायनेमिक चेंजेस, देयर वर डायनेमिक ट्रांजिशन इन द इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। यानी भारत की राजनीतिक स्थिति में, भारत की सामाजिक स्थिति में और आर्थिक स्थिति में डायनेमिक चेंजेस हुए, महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का अगर फ्रेमवर्क जाने तो दो बातें महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन में। एक तो ये कि उस समय मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था। आप देखते हो 18वीं सदी की शुरुआत में ही आप जानते हो कि औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया, वो पतोन्मुख हो गया। ठीक है, दूसरी बात ये कि लगभग इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो जो है भारत में स्थापित हो गया था। फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं 18th सेंचुरी को, अर्ली हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी या लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 1750 तक, 1700 से 1750 और 1750 से फिर आगे 1800 तक। तो आप ये देखिए कि दो जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है इसके, वो ये है कि एक तो मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था और धीरे धीरे कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था, देयर वर राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। एंड सेकंड वन कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। प्लासी के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी, भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए कि 18वीं शताब्दी को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग विचार हैं। यही हमें पढ़ने हैं कि क्या क्या विचारधारा हैं, किस प्रकार के इतिहासकार हैं। 4 प्रकार के इतिहासकार माने जाते हैं, जो हिस्टोरिकल रिसर्चेज हुई उसमें 4 प्रकार के इतिहासकार मानेंगे। एक वो जो कि उस सदी के इतिहासकार थे कि जब वो घटना हुई, उनको कहा जाता है समकालिक इतिहासकार, कंटेम्प्रेरी राइटर्स या कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस। यानी 18वीं सदी में भी तो कुछ लेखक होंगे जो लिखते होंगे उस समय के बारे में, तो उस समय के इतिहासकार जिन्हें समकालिक इतिहासकार या समकालिक लेखक कहा जाता है। दूसरा है इम्पीरियलिस्ट व्यू यानी साम्राज्यवादी इतिहासकार। अब आप जानते हो कि भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत हो चुकी थी 18वीं सदी में। तो कुछ ऐसे हिस्टोरियंस थे जो कि इसमें हम कहते हैं यूरोपीय इतिहासकार। यूरोपीय इतिहासकार 18वीं शताब्दी के बारे में क्या विचारधारा रखते थे वो हमें जाननी होगी। ठीक है, इनको कहते हैं इम्पीरियलिस्ट व्यू।
यानी साम्राज्यवादी इतिहासकार। फिर है ट्रेडिशनलिस्ट व्यू यानी परंपरावादी इतिहासकार। ये दो प्रकार के हैं। एक तो राष्ट्रवादी इतिहासकार जो भारत के ही इतिहासकार हैं, और दूसरा राष्ट्रवादी इतिहासकारों में भी ऐसे जो कि मार्क्स की थ्योरी में बिलीव करते हो, मार्क्सवादी इतिहासकार। और उसके बाद जो चौथा जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है संशोधनवादी इतिहासकार। देखिए, समकालिक इतिहासकार की बात पढ़ ली हमने, फिर साम्राज्यवादी इतिहासकारों की बात पढ़ ली हमने, परंपरावादी इतिहासकारों की बात पढ़ ली। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आ गई, ये तीनों चीज़ें आ गई, इस पर डिबेट हुई, तो फिर एक संशोधनवादी, संशोधन मतलब उसमें बदलाव करना, एक इतिहासकारों का एक ऐसा गुट बन गया जिसे संशोधनवादी इतिहासकार कहा जाता है। तो फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रकार के व्यूज़ हम लोगों को जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो उस समय के इतिहासकार थे, समकालिक इतिहासकार, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, वो क्या कहते थे। अब समकालिक इतिहासकार कौन थे? जैसे उस समय जो लेखक थे, जैसे शाह वलीउल्लाह, ठीक है, सौदा, मीर तकी मीर जो कि एक प्रसिद्ध शायर भी थे, और बहुत से और कुछ क्रॉनिकलर्स थे, यानी कुछ लेखक थे, कुछ सूफी संत थे, सेंट्स, एंड देवर फ्यू ट्रैवलर्स, बहुत से विदेशी भी भारत में आए, जैसे बर्नियर, फ्रैंकोइस बर्नियर, ट्रेवर्नियर, ठीक है, ये शाहजहाँ वगैरह के समय में ये लोग आए थे। तो ये क्या लिखते हैं इसके बारे में, 18वीं सदी के बारे में। तो देखिए, ये जो लोग हैं, ये 18वीं सदी को इन्होंने डार्क एज कहा है। डार्क एज का मतलब अंधकारमयी युग। उन्होंने कहा कि ये जो युग था, ये तो अंधकारपूर्ण युग था 18वीं सदी का। अपने ही काल को उन्होंने अंधकारमय युग बताया है। उन्होंने उस समय के शासकों की भर्त्सना की, दे क्रिटिसाइज द रूलर्स ऑफ दैट टाइम। उस समय के अमीरों की, नोबिलिटी की भर्त्सना की, ठीक है। और जो उस समय ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, उनके भ्रष्ट होने के कारण उनकी भर्त्सना की, और उनके विलासिता में डूबे रहने के कारण उनकी भर्त्सना की। यानी आपको ये याद रखना है कि जो 18वीं सदी के जो समकालिक लेखक थे या इतिहासकार थे, उन्होंने तो 18वीं सदी को एक अंधकार का समय माना है, कि इट वॉज अ डार्क एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्यों माना है? वो कहते हैं कि जो राजा थे वो किसानों पर अत्याचार करते थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा कर लिया करते थे, वो बेरोज़गारी का काल था, वो भ्रष्टाचार का काल था, निरंतर युद्ध होते रहते थे, ठीक है। और धीरे धीरे शाही संरक्षण खत्म होता जा रहा था। सबसे परेशानी तो इनकी ये थी। ये जो जिन राइटर्स के नाम मैंने आपको बताया, जिन क्रॉनिकलर्स और पोएट्स के नाम मैंने आपको बताया, ये सारे जो है पहले शाही संरक्षण में हुआ करते थे, शाही संरक्षण में। लेकिन धीरे धीरे जब मुग़ल साम्राज्य का विघटन हुआ तो इनको दरबार से निकाल दिया गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मुग़ल सम्राटों के पास इनको पैसा देने के लिए नहीं था। ये जो दरबार में हज़ारों लोग रखते थे ना, ये अपने, कोई गायक है, कोई पोएट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, किसी को किसी बात की नॉलेज है, किसी को बहुत अच्छी कला जो है आती है, ये सब निकाल दिए गए थे, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य का विघटन हो गया था, पतन हो गया था। और फिर ये जो लोग थे, निकाले हुए लोग, अब आप जानते हो कि बेरोज़गारी कितनी बुरी चीज़ होती है, बेरोज़गार आदमी कितना फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो उन्होंने अपनी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन निकाली। उन्होंने कहा कि ये जो युग था, उन्होंने केवल मुग़ल एम्पायर को देखा, उन्होंने और कुछ नहीं देखा। उन्होंने देखा भाई हमें नौकरी से निकाल दिया गया, और निकाला किसने है? मुग़ल एम्पायर ने, मुग़ल शासकों ने। इसलिए वो जो समय था वो बहुत बुरा समय था उनके लिए, कि बहुत ज़्यादा करप्शन था, बहुत ज़्यादा युद्ध होते रहते थे, और शाही संरक्षण का अभाव था। लेकिन ये जो इतिहासकार हैं, ये हमें दिखता है कि ये जो है बहुत बायस्ड थे अपनी अप्रोच में। बायस्ड का मतलब ये जो अप्रोच लेके चल रहे थे, ये अपने
हिसाब से और जो इनको तकलीफ़ हो रही थी उसके हिसाब से चल रहे थे। तो उसमें पार्शलिटी आ गई, उनकी बायसनेस आ गई, इसमें व्यक्तिनिष्ठता आ गई। और उनकी जो अप्रोच थी उस समय इतिहास को दिखाने की, वो एम्पायर सेंट्रिक थी। एम्पायर सेंट्रिक यानी वो केवल मुगल एम्पायर को देख रहे थे और कुछ नहीं देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार थे, क्योंकि वो संरक्षणहीन थे, पैट्रनेज लेस थे। ठीक है। अब जो बाद में जो शोध हुए, आधुनिक शोध, वो सजेस्ट करते हैं कि देखो प्रॉब्लम तो थी उस समय, नो डाउट। मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, इनको निकाला भी गया होगा, इन शायरों को, लेखकों को, इतिहासकारों को दरबार से। लेकिन उसके बावजूद क्षेत्रीय जो राज्य थे वहाँ पे अभी भी बहुत खुशहाली थी। देयर वॉज प्रोस्पेरिटी देयर इन द रीजनल स्टेट्स ऑल्दो द मुगल एम्पायर वॉज डिक्लाइनिंग। मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का पतन होने के बावजूद भी उन जो रीजनल स्टेट्स थे यानी क्षेत्रीय राज्य थे। अब आप देखिए, एक तो मुगल एम्पायर मेन जो दिल्ली में बैठा है या आगरा में बैठा है, और एक वो जो कि साउथ में मान लो किसी किंगडम का एम्पायर का एम्परर है या शासक है, या अवध का नवाब है या बंगाल का नवाब है। यहाँ तो खूब ऐशो आराम थे। तो इसको डार्क एज कहना कंटेम्प्रेरी राइटर्स के लिए ये उचित नहीं होगा। ये तो केवल अपने लाभ को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने मुगल साम्राज्य को ऐसे डिस्क्राइब किया। समझ रहे हो इस बात को? तो कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स थे यानी समकालीन इतिहासकार थे, उनका ये मानना था कि 18वीं सदी का जो समय था वो बहुत ही बुरा समय था। उन्होंने इसे अंधकारमय युग कहा है, और वो इसलिए क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी दैट वाज टोटली बायस्ड। उन्होंने केवल अपने दुख को देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो क्षेत्रीय प्रॉस्पेरिटी है यानी रीजनल प्रॉस्पेरिटी, क्षेत्रीय खुशहाली, उसको वो नहीं देख पाए कि और जो दरबार थे, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और कर्नाटका का नवाब, वो तो बड़े मज़े में रह रहे थे उस समय, तो इसको नहीं देखा। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पेरियलिस्ट व्यू की, यानी साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या कहते थे। अब साम्राज्यवादी इतिहासकारों में देखिए, उस समय जेम्स मिल था, एलियट एंड डाउसन, ये इतिहासकार थे जिन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियंस। ये मतलब विदेशी इतिहासकार या इंग्लैंड के इतिहासकार हम कहेंगे। तो इन्होंने इतिहास को इस तरह से लिखा कि इन्होंने प्राचीन इतिहास को तो ग्लोरीफाई किया कि प्राचीन इतिहास तो बहुत अच्छा था, प्राचीन काल बहुत अच्छा था। ठीक है, कि भारत का जो प्राचीन काल था वो तो गोल्डन इरा था। लेकिन उन्होंने मध्यकाल को इन्होंने भी डार्क एज कहा है कि ये तो अंधकारमय का युग था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे भी कारण था। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम रूलर्स थे इंडिया में उस समय, वो बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही जालिम थे, और उन्होंने मध्यकालीन भारतीय शासकों की एक गंदी छवि बना के प्रस्तुत की। क्यों? ताकि वो अपने शासन को जस्टिफाई कर सके। आप ये देखो कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उस समय मुस्लिम शासन कर रहे थे। ठीक है, अब अंग्रेज़ों के लिए मुसलमानों को हटा के स्वयं शासन करना ये कोई आसान नहीं था। लोगों में भी उसकी एक गुडविल बनानी थी अपने शासन की, इसलिए कहा कि भाई जो तुम्हारा जो शासन चल रहा है मुगल शासकों द्वारा, ये बहुत ही बेकार शासन है। तो इन्होंने इतिहास में ही ऐसा लिखा कि भाई मुगलों ने तो हमेशा अत्याचार किए भारतीयों पर, ताकि वो अपने शासन को जस्टिफाई कर सके, अपने शासन को वो सही ठहरा सके। इसलिए उन्होंने भारत की, मध्यकालीन भारत की ऐसी छवि प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि हम तो सिविलाइज्ड पीपल हैं, कि हम तो सभ्य लोग हैं, और हमारा एक मिशन है कि हमें असभ्य लोगों को सभ्य बनाना है। ठीक है, लेकिन ये जो ओपिनियन था उनका, ये भी बायस था। जो आधुनिक शोध कहते हैं
क्योंकि ये केवल अपने आप को अच्छे शासक साबित करना चाहते थे मुगलों की अपेक्षा कर, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, बाकी फिर इस डिबेट को हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।